देखिए क्लास 10 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन हमसे बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर के बनता है। उस लाइन सेगमेंट को जो वाई एक्सिस है वो किसी रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर के बनता है जिस रेशो में डिवाइड कर रही है वो रेशो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने 5, -6 और -1, -4 से जो है एक लाइन सेगमेंट ये बना लिया। मान लीजिए पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5, -6 हैं और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट -1, -4 हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर एक ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस जो है किसी पॉइंट पर डिवाइड कर देती है, यानी कि किसी पॉइंट से होते हुए निकल जाती है। और जब किसी पॉइंट से होते हुए निकलेगी तो वो क्या होगी, वो उस लाइन को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो उस लाइन को उस वाई एक्सिस ने किस रेशो में डिवाइड किया वो रेशो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। और कोई भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस जिस लाइन के जिस पॉइंट पर, लाइन सेगमेंट के जिस पॉइंट पर जो है डिवाइड करते हुए निकल जाती है उस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ए बी लाइन सेगमेंट है और यहाँ से वाई एक्सिस हम निकाल देते हैं तो वाई एक्सिस ने इस लाइन सेगमेंट को कहाँ से इंटरसेक्ट किया, यहाँ से, ठीक है। और इसको डिवाइड करते हुए निकल गई, ठीक है। जब यहाँ से डिवाइड करते हुए निकलेगी तो ये किसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा, वही रेशो भी हमें फाइंड करना है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है जहाँ पर उस वाई एक्सिस ने इसको कट किया है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हुआ करता है कि वाई एक्सिस से कोई लाइन सेगमेंट जो है किसी रेशो में डिवाइड होता है तो हम उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, यानी जहाँ पर वाई एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को कट करती है उसको 0, लेट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस की बात चलती कि एक्स एक्सिस से डिवाइड हुआ है तो वहाँ पर हम x, 0 लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो हमें रेशो फाइंड करना है कि इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि जब वाई एक्सिस यहाँ से निकली थी तो उस वाई एक्सिस ने इसको यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट किया था, तो उस लाइन सेगमेंट से, यानी कि इस पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट जो है किस रेशो में डिवाइड हुआ है वो रेशो हमें निकालना है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर y की वैल्यू आ जाएगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और रेशो आ जाएगा तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, पहले आप 4 पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी के लिए काम करें। अब देखिए पॉइंट पी के लिए हम क्यों काम करेंगे, पॉइंट पी के लिए हम इसलिए काम करेंगे, देखिए आप सबसे पहला काम ये करें कि इस ए बी के बेस पे और इस रेशो के बेस पे इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालें। इस ए बी के बेस पे और इस रेशो के बेस पे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे और पी के कोऑर्डिनेट्स ये भी गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखकर वहां से हम कंपेयरिंग कर लेंगे और वहां से रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, 4 पॉइंट पी, और जब पॉइंट पी के लिए आप काम करेंगे तो जो है 5, -6 और -1, -4, ठीक है। तो x1 हमारे पास आ जाएगा 5 और x2 आपके पास कितना आ जाएगा -1, y1 आपके पास आ जाएगा -6 और y2 आपके पास आ जाएगा -4। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जब p के कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमें गिवन हैं, जो कि कितने हैं, 0, y हैं, ठीक है। और अगर आप जो है पी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप रेशो के बेस पर, इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे निकालते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला से निकलेंगे। अगर हमें किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो और रेशो गिवन हो और हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं अगर रेशो हमें गिवन होता है तो अब यहाँ पे पॉइंट पी के लिए रेशो हमें गिवन है, यानी कि जो कि हमने लेट किया है, तो उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस
m2, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देखिए जब भी दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो हम उसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते हैं और उसके y कोऑर्डिनेट को उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जब ये दोनों के दोनों p के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इक्वल हैं, और जब इक्वल हैं तो हम इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते हैं और इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसे y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयरिंग कर लेंगे। जब आप यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो अब क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर जब आप यहाँ पर देखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2, वो इक्वल किसके आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करें, अब देखिए यहाँ पर आप जब m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरे का पूरा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 तो हमें m1 ही गिवन था, m1 की वैल्यू तो m1 ही थी और m2 की वैल्यू भी m2 ही थी, तो यहाँ पर m1 को ऐसे रखें। x2 कितना था आपके पास, x2 था -1, तो -1 और प्लस m2 आपके पास कितना था, m2 आपके पास m2 ही था और x1 आपके पास कितना था, x1 था आपके पास 5, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। तो मल्टीप्लाई जब इसकी करेंगे तो ये -m1 हो जाएगा और ये प्लस के 5m2 हो जाएंगे और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे आगे लेकर के चलेंगे तो आप एक काम ये करें, जो m2 है उसको आप दूसरी तरफ लेकर के चले जाएं, तो 5m1 इक्वल टू ये -m1 और इधर आकर के -5m2 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना था रेशो, यानी कि m1 रेशो m2 आपको निकालना था, तो m1 रेशो m2 जो होता है उसको आप m1 अपॉन m2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी तरीके से m1 अपॉन m2 आ जाएगा तो समझ जाएंगे आप m1 रेशो m2 आ चुका है, तो आप यहाँ पर m1 अपॉन m2 बना लें। तो यहाँ पर m1 अपॉन m2 अगर बनाएंगे तो m1 को तो आप ऐसे ही रखें, m2 को इसके अपॉन में ले लें, तो m2 आ गया और यहाँ पर 5 है तो यहाँ से इसके अपॉन में कुछ नहीं है और यहाँ से लेकर के आने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर m1 रेशो m2 जो हो चुका है वो कितना हो चुका है 5:1। ठीक है, तो जो रेशो निकल चुका है वो तो ये हो गया है ना, रेशो तो आपके पास आ चुका है। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना था, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको निकालना था, जो कि कितना था ये। तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या क्या आ रहा है, 0, y आ रहा है, तो 0 है, y की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो आपके पास पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, आपने देखा है यहाँ पर आपने कंपेयरिंग करी थी तो यहाँ पर y के इक्वल ये चीज़ आई थी। तो अगर आप क्या कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर m1 और y2 m2 और y1 की वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए m1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई y2 आपके पास कितना था -4 और प्लस m2 आपके पास कितना था, m2 आपके पास आया था 1 और y1 आपके पास था -6 और इक्वल टू अपॉन m1 कितना है 5 और प्लस के कितना आ जाएंगे 1 और इज इक्वल टू में y चल रहा है आपके पास, तो माइनस के 5 4 ज़ा 20 और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा 6 1 6 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 और 1, ये हो जाएंगे आपके पास 6 और इक्वल टू कितना आ जाएगा y। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो -26 अपॉन 6 आ जाएगा इक्वल टू y और 2 से कट जाएगा ये 13 टाइम, ये 3 टाइम, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी -13 अपॉन 3 आ जाएगी। ठीक, तो जब y की वैल्यू आ चुकी है तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ जाएगा आपके पास ये जो आ जाएगी इसकी वैल्यू 0, और y की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 13 अपॉन -3, तो -13 अपॉन 3। ठीक है, आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं ये।